मेम्ब्रेन। झिल्ली के प्रसव के 1 घंटे पहले फट जाना को PROM कहते हैं। ठीक है, लेबर आने से पहले ही झिल्ली फट गई है, 1 घंटे पहले फट गई है, उसको बोलते हैं प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके जोखिम कारक क्या क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जीवाणु संक्रमण की वजह से, धूम्रपान की वजह से, गर्भाशय ग्रीवा या एमनियोटिक थैली की संरचना में शारीरिक दोष। ठीक है, या तो यूट्रस में या यूट्रस की डेवलपमेंट में या उसके अंदर एमनियोटिक थैली जो बनाते हैं वो उसमें होने वाले किसी शारीरिक दोष की वजह से प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। ठीक है, एमनियोटिक थैली में सूजन आ जाती है, भय से भावनात्मक पक्ष में किसी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, गर्भनाल आगे बढ़ने से जो उसकी गर्भनाल है वो आगे की तरफ अगर बढ़ जाए, उसकी जो कोड है वो आगे की तरफ बढ़ जाए तो उसमें पहले से फट सकती है। माल प्रेजेंटेशन मतलब बच्चा अगर उल्टा है, उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है या तो बटक है, उसकी वजह से हो जाता है। फिर आनुवांशिक परिवर्तन, कोई भी उसमें अगर आनुवांशिक परिवर्तन आते हैं उसकी वजह से उसकी जो मेम्ब्रेन है समय से पहले फट सकती है। ठीक है, इसके प्रबंध, उसका उपचार क्या क्या करते हैं, गर्भ FHR और गर्भवती के जैविक चिन्ह देखना चाहिए। ठीक है, उसका फीटल हार्ट रेट, FHR मतलब फीटल हार्ट रेट हमें चेक करते रहना चाहिए, और गर्भवती के जो वाइटल साइंस है वो हमें देखना चाहिए, जैसे कि पल्स रेट देखते रहना चाहिए और उसका टेम्परेचर देखते रहना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। तो सपोज जैसे ये है हमारा, 1 मिनट। तो ये है जैसे यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस के साथ ये लगा हुआ है प्लेसेंटा, सपोज ये प्लेसेंटा लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्लेसेंटा के चारों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन एक लगी रहती है, इस तरह से एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ये मेम्ब्रेन होती है पूरी। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो सपोज ये क्या है, ये है हमारा प्लासेंटा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये है एमनियोटिक फ्लूइड, ऐसे जो पानी भरा रहता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो टाइम से पहले अगर ये सपोज यहाँ से फट जाएगा, टाइम से पहले अगर ये फट जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये मेम्ब्रेन फट जाए तो ये यहाँ से इसका ठीक है, तो फटने से क्या होगा कि ये यहाँ से फटने से इसका एमनियोटिक फ्लूइड सारा का सारा बाहर की तरफ आ जाएगा। अब जो अंदर की तरफ बच्चा डेवलप हो रहा है उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, उसकी हार्ट रेट कम हो सकती है, उस पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि ये अंदर का पानी ख़त्म हो जाता है झिल्ली फटने से। ठीक है, तो इसलिए इसके प्रबंध में हमें पहले फीटल हार्ट रेट चेक करते रहना है और मदर की सारी वाइटल साइन चेक करते रहना है। ठीक है, गर्भवती स्त्री को पूर्ण विश्राम कराना चाहिए, उसे पूरा रेस्ट दो, बार बार योनि परीक्षण नहीं करना चाहिए, बार बार उसका वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी रप्चर मेम्ब्रेन अगर मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाता है तो। ठीक है, प्रतिजैविक दवाइयाँ दी जानी चाहिए, जो उस टाइम पे उसको मेडिसिन की ज़रूरत है वो उसको दे देनी चाहिए। ठीक है, तो PROM होता है, ये भी एक अबनॉर्मल कंडीशन है, अगर 1 घंटे से पहले माता की झिल्ली फट जाए, प्रसव पूर्व 1 घंटे से पहले उसकी झिल्ली फट जाए तो उसको बोलते हैं PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर का मतलब फटना होता है, मेम्ब्रेन वो जो झिल्ली है, प्री मैच्योर मतलब टाइम से पहले। कारक यही सब है, बीड़ी पीना, धूम्रपान करना, एमनियोटिक थैली में सूजन होना, स्ट्रेस की वजह से या किसी फिजिकल कंडीशन की वजह से। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है, लेबर में 3 स्टेज मैंने बताई थी आपने, हमारी जो नॉर्मल लेबर होता है उसमें 3 स्टेज होती हैं। ठीक है, एक फर्स्ट, एक सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में 3 स्टेज है, जैसे फर्स्ट है, सेकेंड है एंड थर्ड स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज होती है कितने 12 आवर्स की, और जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है करीबन 1 से लेके या 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक की। ठीक है, 1 आवर की होती है। जो थर्ड स्टेज होती है वो 30 मिनट्स की होती है। ठीक है, ये 30 मिनट्स की होती है। तो पूरा टाइम होने में जो बच्चा होता है उसके पूरा टाइम, लगभग टोटल टाइम उसका कितना हो जाता है,
लगभग उसको लगेगा 13 घंटे, ठीक है। 13 घंटे में उसका लेबर होगा, प्रसव 13 घंटे में पूर्ण होगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा उसको 18 घंटे का टाइम लगता है डिलीवरी करवाने में, लेबर होने में अगर 18 घंटे का टाइम होता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। मतलब जो लेबर का टाइम है वो बहुत ज़्यादा खिंच गया है। समझ आया? अच्छा, तो प्रोलॉन्ग लेबर क्या है? प्रथम या द्वितीय चरण में लगा समय सामान्य से 18 घंटे, सामान्य 18 घंटे से अधिक हो, दीर्घकाल प्रसव या प्रोलॉन्ग लेबर कहलाता है, ठीक है। तो पहले और दूसरी स्टेज में लगने वाला टाइम अगर वो सामान्य से 18 घंटे ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। इसके प्रबंध इसमें क्या क्या कर सकते हैं? मूत्राशय समय समय पर खाली करते रहना चाहिए, उसको समय समय पर यूरिनेट कराना चाहिए, पेरिनल केयर करनी चाहिए, पेरिनल का हाइजीन मेंटेन रखना है, फीटल का हार्ट रेट चेक करना है, और उसका नाड़ी दर यानी उसकी पल्स रेट, उसका टेम्परेचर, वाइटल साइन चेक करने हैं। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को बढ़ाना है जिससे कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और उसके लेबर को कम टाइम लगेगा। झिल्ली में कॉर्चर फॉरसेप्स से फटना है, ठीक है। तो जो हम झिल्ली होती है उसको खुद से फाड़ देते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। झिल्ली को खुद से फाड़ते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, वाइटल चेक करते हैं, पेरिनियल केयर करते हैं एंड मूत्राशय उसको बार बार यूरिनेट कराते रहते हैं, ठीक है। ये होता है प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर ये फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रोलॉन्ग लेबर कितने टाइम का होता है? प्रोलॉन्ग लेबर होता है 18 घंटे का। नॉर्मल लेबर कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब मूत्राशय के या मूत्र के रास्ते में होने वाला जो इन्फेक्शन होता है। गर्भवती स्त्री में 16वें से 26वें सप्ताह तक यूटीआई हो सकता है। जब उसको प्रेगनेंसी के जो उसके 16वें सप्ताह से लेके 26वें सप्ताह तक उसको यूटीआई हो सकता है। गर्भावस्था में गर्भाशय अपने रूप पर वजन बढ़ने के कारण मूत्राशय के मार्ग में दबाव को लेकर यूटीआई का संक्रमण होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भावस्था में, जब जो गर्भाशय होता है, यूट्रस जो होता है, उसका वजन और उसका साइज जो है बढ़ जाता है, ठीक है। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसका यूट्रस का साइज बढ़ने से क्या होता है कि वो उसके ब्लैडर के ऊपर आके दबाव बनाने लगता है, ठीक है। जो उसका यूरिनरी ब्लैडर यानी उसका जो मूत्राशय होता है उसके ऊपर दबाव बनाता है। दबाव बनाने से क्या होता है? उसके ऊपर प्रेशर बनता है और उसमें जो यूरिन है वो कम इकट्ठा हो पाता है, जिसकी वजह से यूटीआई का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उसको हो सकता है। तो गर्भावस्था में यूटीआई इसलिए होता है क्योंकि गर्भाशय जो यूट्रस है उसका साइज बढ़ने से ब्लैडर के ऊपर, मूत्राशय के ऊपर दबाव पड़ता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो इसके लक्षण होते हैं कि उसको पेट में दर्द रहता है, सामान्य से अधिक उसका पेशाब आता है, ठंड लगती है, बुखार आता है, मूत्र में परिवर्तन या अधिक या कम हो जाता है, उल्टी होती है और संक्रमण गुर्दे तक जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ये होती हैं हमारी किडनियाँ, इस तरह से होती हैं किडनियाँ, यहाँ किडनियों से निकल के यहाँ पे अटैच होता है ये यूरिनरी ब्लैडर बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर संक्रमण यहाँ इस एरिया में हुआ है तो ये फैलकर पूरा यहाँ किडनी में भी उसको जा सकता है, फैल सकता है, ठीक है। इसकी वजह से अब जो ब्लैडर है उसका साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटा होने की वजह से उसको अधिक मूत्र आता है, उसको बुखार हो सकता है, ठंड लगती है, ये सब उसके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं, ठीक है। माता में कम वजन होने लगता है, शिशु में प्रभावित, अगर शिशु प्रभावित हो जाता है तो उसका भी कम वजन वाला शिशु पैदा होता है, ठीक है। उपचार क्या करते हैं? उपचार, जिसको अगर यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है तो उपचार के लिए उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलेंगे, उसको नींबू, मौसम्बी इन सब का रस पीने के लिए बोलेंगे, उसको साफ सफाई रखने के लिए बोलेंगे, विटामिन सी को देंगे उसको 500 इंटरनेशनल यूनिट उसको विटामिन सी देंगे, नींबू वगैरह दे सकते हैं, मौसम्बी का रस दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स उसको दवाइयाँ देंगे, ठीक है। तो ये है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब मूत्राशय में या मूत्र के मार्ग में होने वाला इन्फेक्शन।
ठीक है। ये ज़्यादा से गर्भवती महिला में हो सकता है 16 से 26वें सप्ताह में। क्यों होता है? क्योंकि गर्भाशय का वजन बढ़ जाता है और मूत्राशय के ऊपर एक दबाव पैदा होता है। ठीक है। लक्षण वही है, पेशाब में जलन, ज़्यादा पेशाब आना, उल्टी होना, गुर्दे तक फैल जाना, बुखार आना, ठंड लगना। माँ अगर प्रभावित होता है तो माँ का वजन कम हो सकता है। शिशु अगर प्रभावित होता है तो शिशु का वजन कम हो सकता है। उसके अलावा उपचार सिंपल है कि साफ सफाई रखो, ज़्यादा पानी पियो, विटामिन सी खाओ, नींबू और मौसम्बी का रस पियो, एंटीबायोटिक खाओ। ठीक है। तो और अब ज़्यादा टाइट क्लोथ मत पहनो। इनके अलावा बता रही हूँ, ज़्यादा टाइट क्लोथ मत पहनो, कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करो। ठीक है। तो ये सब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचने के उपाय। यूटेराइन मालफॉर्मेशन मतलब जो यूट्रस है उसमें कोई कुरूपता आ गई है, या जो हमारा गर्भाशय है, यूट्रस पता है ना, यूट्रस ऐसे है, ये फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ये यहाँ यूट्रस होता है और ये यहाँ वजाइना होती है, ये फैलोपियन ट्यूब्स है। ठीक है। ऐसे तो ये वाला हिस्सा होता है यूटेरस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुरूपता आ जाती है। मतलब जैसे नॉर्मल यूट्रस कैसे होता है, नॉर्मल यूट्रस का साइज ऐसे इस तरह से होता है। ठीक है। नॉर्मल यूट्रस ये है। कुरूपता आना मतलब इसके जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई असामान्यता आ जाना, जैसे ये दो भाग में डिवाइड हो जाना इस तरह से। ठीक है। ये इस तरह से यूट्रस की मालफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। मालफॉर्मेशन मतलब उसकी बनावट में कोई असामान्यता आ जाती है। ठीक है। तो जननांग कुरूपता के असामान्यतः विकास से उत्पन्न मुलिरियन वाहिनी के दौरान जिसे जननांग कहते हैं। ठीक है। तो यूट्राइन जो है डेवलपमेंट के टाइम पे, जब फीमेल का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे कोई असामान्य विकार आ जाना यूट्रस में, उसको बोलते हैं हम यूटेराइन मालफॉर्मेशन। लक्षण क्या होते हैं? बच्चा नहीं होना, ऐसे लोगों को बच्चा नहीं हो पाता है क्योंकि उनके यूट्रस में मालफॉर्मेशन होती है, बांझपन आ जाता है। ठीक है। फिर जो अगर हो भी गया है तो उससे गर्भावस्था में नुकसान हो सकता है। ठीक है। दर्द हो सकता है। ये सब होते हैं यूट्राइन मालफॉर्मेशन के लक्षण। क्लास कितनी होती है, कितने टाइप का यूट्रस का जो मालफॉर्मेशन है वो कितने टाइप का हो सकता है? अनुपस्थित क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये कक्षा पता है ना, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो अनुपस्थित गर्भाशय क्लास 1 में क्या होता है कि उसका जो यूट्रस है वो उपस्थित ही नहीं होता, अनुपस्थित होता है। एक तरफा गर्भाशय, बस एक साइड में उसके छोटा सा गर्भाशय मिलेगा। ठीक है। मतलब इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी यूट्रस की। ठीक है। डबल गर्भाशय जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, नॉर्मल कैसे होता है, इस तरह से होता है गर्भाशय नॉर्मली। ठीक है। डबल गर्भाशय में इसमें यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है, तो दो बन जाते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है। ये होता है डबल गर्भाशय। दो सींग के साथ गर्भाशय, इस तरह से उसमें मालफॉर्मेशन दिखाई देगी। ठीक है। दो सींग के साथ गर्भाशय, वो भी डबल टाइप का गर्भाशय होता है। ठीक है। गर्भाशय पट का विभाजन, जो नॉर्मल जो गर्भाशय का बेस होता है, इस जगह इसका डिवाइडेशन होता है। ठीक है। यहाँ इसके पट का विभाजन मिलता है। डेस आकार का गर्भाशय। ठीक है। इसमें गर्भाशय की जो आकृति है वो चेंज होती है। तो पहला है कि वो अनुपस्थित है, परसेंट ही नहीं है, एक तरफ की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, डबल हो गया है, बीच में से डिवाइड होके दो सींग के साथ गर्भाशय वो दो उसको डिवाइड ही कर रहा है। गर्भाशय का विभाजन पट में, यहाँ इसके विभाजन इस जगह पे हो रहा है, या उसका आकार डेस के आकार का है। ठीक है। इसकी जांच कैसे कराते हैं कि जांच में उसके करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे और एमआरआई करके उसके जांच कर सकते हैं जो उसकी यूट्रस में मालफॉर्मेशन है। ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक शॉक क्या होता है? गर्भवती में बीपी कम होने के कारण सदमा हो जाता है। ठीक है। तो हम ब्लड प्रेशर कम होने से अंदर जो है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने से उसके अंदर हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की वॉल्यूम कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें बीपी कम हो जाता है। ठीक है। तो बीपी कम होने की वजह से प्रेगनेंसी में होने वाला जो शॉक होता है, जो सदमा लग जाता है,
सदमा मतलब वो अनकॉन्शियस टाइप का हो जाता है, शॉक में चला जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। कारण क्या होते हैं, एपीएच या पीपीएच, एंटीपार्टम हैमरेज या पोस्टपार्टम हैमरेज। एंटीपार्टम हैमरेज का मतलब है ब्लड लॉस हो गया है एंटीनेटल पीरियड में। पोस्टपार्टम हैमरेज का मतलब है ब्लड लॉस हुआ है पोस्टनेटल पीरियड में, डिलीवरी के बाद, ठीक है। प्रसूतिक संक्रमण मतलब उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। प्रसव के समय असह्य पीड़ा मतलब उसको लेबर के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है जो उससे सहन नहीं हो रही, उसकी वजह से वो ऑब्स्टेक्टिकल शॉक में जा सकती है। अंतः गर्भाशय गर्भ मृत्यु, अगर गर्भ के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो, ठीक है। इक्लेम्पशिया या प्रीक्लेम्पशिया, कल ही हमने पढ़ा था। प्रीक्लेम्पशिया मतलब बीपी बढ़ना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे इक्लेम्पशिया, बीपी बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके साथ साथ उसको सीजर्स आते हैं, ठीक है। रक्तस्राव, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। नैदानिक लक्षण, निम्न रक्तचाप, उसको लो ब्लड प्रेशर है, त्वचा ठंडी हो गई है का ठंडा या चिकना होना, त्वचा हल्की पीली हो जाती है, ये उसमें दिखाई देते हैं कि चक्कर आते हैं, उसको अत्यधिक रक्तस्राव होता है, नाड़ी पतली हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, उसको ज़्यादा खून की कमी होने की वजह से, उसका ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, प्रीक्लेम्पशिया या इक्लेम्पशिया की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, उसके बीपी कम होने के ये कारण हैं जिनकी वजह से वो शॉक में जा सकती है। प्रबंध, इसका इलाज क्या करेंगे ऑब्स्टेक्टिकल शॉक में, प्रबंध क्या करते हैं, गर्भवती को बिस्तर पर सीधा लेटा देना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली वो तो हम नॉर्मल भी लोगों के लिए करते हैं जिनका बीपी कम हो जाता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उनको शॉक में चली गई है या बीपी कम है तो उनको सीधा लेटाना है। जैविक चिन्हों को हर 1 घंटे में देखना, हर आधे घंटे में देखना चाहिए। जैविक चिन्ह यानी उसके जो वाइटल साइन है, हर आधे घंटे में उसके वाइटल साइंस को चेक करते रहना है, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स या इलेक्ट्रोलाइट देने हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाता है और उसी की वजह से वो शॉक में चली जाती है। तो उसको आईवी फ्लूइड्स ज़्यादा देने हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है अगर ब्लड का ज़्यादा ही लॉस हो गया है तो। योनि मार्ग में प्रसव संभव न हो तो उदार प्रसव कर सकते हैं, मतलब उसको अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकती, वो नॉर्मल योनि मार्ग से डिलीवरी नहीं कर सकती, तो उदर प्रसव यानी उसका सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। जो अगर शॉक में जाने की वजह से वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रही है तो उन औरतों का हम सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। दर्द के लिए दर्दनाशक दवाई दें, पेन हो रहा है तो पेन किलर दे दो, ऑक्सीजन नहीं है प्रॉपर तो ऑक्सीजन दो। रक्त टॉक्सीमिया हो गया है उसको या कोई सेप्सिस हुआ है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। कोई ब्लड इन्फेक्शन है या उसको कोई सेप्सिस है तो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। बचाव कैसे कर सकते हैं अगर शॉक में चली गई है, ये तो प्रबंध है जो हम मेडिकल्स कर सकते हैं। इनसे बच कैसे सकते हैं कि ये कंडीशन ना आए, ठीक है। गर्भवती की प्रसव पूर्व देखभाल करना, अगर वो पहले से अपना खान पान अच्छा रखेगी, पहले से अपनी डाइट अच्छी रखेगी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना ध्यान रखेगी तो उसको ये कंडीशन नहीं आएंगी, ठीक है। प्रसव के समय पीड़ा को नियंत्रण में रखना, अगर उसको वो असह्य पीड़ा हो रही है जिसको वो सहन नहीं कर सकती, ज़्यादा ही उसको पेन आ रहा है तो उस कंडीशन को हमें पहले कंट्रोल करना है। गर्भावस्था पूर्ण होने से सामान्य प्रसव करवाना, ठीक है। अगर उसका प्रेगनेंसी नॉर्मल टाइम पूरा हो गया है, गर्भावस्था उसकी पूर्ण हो गई है तो उसकी सामान्य प्रसव करवाओ। रक्तस्राव को न होने दे, जो ब्लड लॉस हो रहा है वो नहीं होने देना। जन्म के बाद गर्भ में अपारा का कोई भी अंश गर्भाशय में नहीं रहना चाहिए, मतलब जन्म के बाद प्लेसेंटा का कोई भी भाग उसके यूट्रस में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके यूट्रस की, उसके गर्भाशय की पूरी तरह से सफाई कर देनी है, उसके अंदर कोई भी प्लेसेंटल का कोई भी टिश्यू अंदर की तरफ रहना नहीं चाहिए। तो ये है बचाव, मतलब उसको पीड़ा है तो उसको नियंत्रण रखो, ब्लड की कमी ना होने दो, टाइम से उसकी डिलीवरी करवाओ, उसको गर्भ प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका पूरा ध्यान रखो, ठीक है। तो ऑब्स्टेक्टिकल शॉक के प्रबंध और बचाव। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस इन प्रेगनेंसी। ट्यूबरकुलोसिस प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो तो, ठीक है, इसके प्रबंध क्या कर सकते हैं, गर्भवती माँ को अलग वार्ड में रखना चाहिए, गर्भवती माँ को अधिक आराम देना चाहिए, ठीक है।
तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अलग बिल्कुल आइसोलेट करके रखो, क्योंकि दूसरे को इन्फेक्शन ना फैले। उसको ज़्यादा रेस्ट दो, ठीक है। उसको दोनों हाथों में दस्ताने पहनने से पहले और उतारने के बाद 1 मिनट धोएं, ठीक है। तो इन्फेक्शन को इधर उधर नहीं फैलाना है, तो इसलिए क्या करना है कि दस्ताने पहन के जो भी काम करने जा रहे हो उससे उसका काम करने से पहले भी और उसे उतारने के बाद भी 1 मिनट तक अच्छे से हाथ धोने चाहिए। रोगी के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को, औजारों को ब्लीच करना चाहिए, मतलब उनका स्टेरिलाइजेशन करना है, उनको क्लीन करना है। जो भी पेशेंट ने जो भी कोई सामान को या किसी वस्तु को छुआ हो या उपयोग में लाया हो तो उनको स्टेरिलाइज करना है, उनको इन्फेक्शन रहित करना है, ठीक है। फेंकने लायक चीज़ों को जलाना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होते हैं, हम टिश्यू वगैरह जो होते हैं उनको फेंक देते हैं अगर यूज़ कर रहे हैं तो, या कोई कागज़ है, कोई भी जैसे जो हम नॉर्मल लोग फेंक देते हैं। अगर टीबी वाला जो पेशेंट है वो इस तरह की कोई चीज़ें यूज़ कर रहा है जैसे कि टिश्यू हो गया, तो जो फेंकने वाली होती हैं तो उन चीज़ों को हमें जलाना चाहिए, ठीक है। उनको फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि उस बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है, वो किसी और को भी हो सकता है। रोगी के पास जाते समय हमेशा गाउन, मास्क, दस्ताने पहने। क्यों? क्योंकि हमें भी खुद को इन्फेक्शन से बचना है, ठीक है। प्रोटीन अधिक मात्रा में लेना चाहिए, अस्पताल में ही उसकी डिलीवरी करवानी चाहिए, उसको एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग देनी चाहिए, ठीक है। टीबी से बचने के लिए उसको ड्रग देनी चाहिए, ठीक है। तो यही है इसके ट्यूबरकुलोसिस के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो उसको अलग रखो, अधिक आराम दो, हाथों की सफाई रखो, रोगी के उपयोग में आए गए औजारों की सफाई रखो, फेंकने वाली चीज़ों को जला दो। रोगी के आसपास जितने भी अगर जाना हो तो गाउन, मास्क, दस्ताने पहनकर जाओ, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाओ, अस्पताल में ही उसकी डिलीवरी करवाओ और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग दो, ठीक है। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, सबको समझ तो आ रहा है ना? अच्छा, बस शांति से सुने जा रहे हो, हाँ। हम्म। ये मोहिनी मोहिनी तुम्हें सुन रहा है? मोहिनी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपका स्पीकर ऑफ है, अपना स्पीकर ऑन करके बोलो। हाँ मोहिनी, आवाज आ रही है? समझ आ रहा है? ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद डायबिटीज इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर डायबिटीज हो जाती है तो शिशु पर क्या क्या असर हो सकते हैं। 4.5 किलोग्राम से अधिक शिशु जन्म पर वजन, ठीक है। तो जो डायबिटीज होती है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगर किसी लेडीज को डायबिटीज हो जाती है, 1 मिनट। हुँ। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी लेडी को डायबिटीज़ होती है तो उनके बच्चों का जो वज़न है वो 4.5 किलो से ज़्यादा का होता है, ठीक है? प्रसवकालीन शिशु की मृत्यु, प्रसव के टाइम पे बच्चे की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उनके जो बच्चों का आकार है, उनके बच्चों का जो वज़न है, साइज़ है, वो सब ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है? तो ज़्यादा बड़ा बच्चा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा बड़ा बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, नॉर्मल लेबर नहीं करवा सकते, ठीक है। तो उसका लेबर के टाइम पे अगर नॉर्मल लेबर चल रहा है तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है। गर्भाशय के अंदर शिशु की वृद्धि, मैंने बताया अगर किसी मदर को डायबिटीज होती है तो शिशु ज़्यादा वृद्धि कर रहा होता है, शिशु को शारीरिक वृद्धि ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से शिशु में पीलिया भी हो सकता है, शिशु में कोई विषमता यानी उसको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अति उल्वता, ये क्या चीज़ है, मैं देख के बता दूंगी। बस आपको जो मेन चीज़ें हैं वो ध्यान रखो कि उनका वज़न बढ़ता है, उनको शिशु के टाइम मृत्यु हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ मैं बता रही हूँ कि इनसे अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी लेडी को डायबिटीज़ होती है तो उनका बच्चा साइज़ में, हेल्थ में ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो शिशु की वृद्धि ज़्यादा हो रही होती है। निदान क्या है? मूत्र ग्लूकोज परीक्षण, इसका हम कैसे डायग्नोज करेंगे? उसको मूत्र में ग्लूकोज परीक्षण करना है और ब्लड ग्लूकोज देखना है, ठीक है। तो यूरिन ग्लूकोज और ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराने हैं। उपचार क्या है? व्यायाम, इंसुलिन दिया जा सकता है,
प्रसव अस्पताल में ही कराना चाहिए। सी, जितनी भी अबनॉर्मल कंडीशन हम प्रेगनेंसी में पढ़ रहे हैं ना, ये जितनी भी हमने अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ी है, इन सब की डिलीवरी अस्पताल में करानी चाहिए। ये एक मेन उपाय है ही है, ठीक है। ज़्यादा आराम देना है इन तरह की औरतों को, इन तरह की औरतों को ज़्यादा आहार की ज़रूरत होती है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। प्रसव इनका हॉस्पिटल में ही होना चाहिए, ठीक है। तो आहार में ग्लूकोज की मात्रा कम करो। अगर उसको डायबिटीज़ हो रही है तो उसको खाने में ग्लूकोज कम देना है। गर्भवती की स्वच्छता का ध्यान रखो, नॉर्मल है, आवश्यकता अनुसार मधुमेह की दवाइयाँ दी जा सकती हैं। अगर उसको डॉक्टर से कंसल्ट कराकर डायबिटीज़ की मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल है, व्यायाम, इंसुलिन, हॉस्पिटल में डिलीवरी, ग्लूकोज में आहार में ग्लूकोज की कमी, गर्भवस्थी उसकी स्वच्छता का ध्यान और आवश्यकता अनुसार मधुमेह की दवाइयाँ देनी चाहिए। ये है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ रोग, ठीक है। इसके बाद है RH इनकम्पैटिबिलिटी। ये थोड़ा ध्यान से सुनना। RH इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि हमारे ब्लड में एक फैक्टर होता है, RH फैक्टर एक हमारे ब्लड के अंदर होता है। RH फैक्टर क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड पॉजिटिव रहेगा या हमारा ब्लड नेगेटिव रहेगा, ठीक है। RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब उनके अंदर जो है RH फैक्टर की प्रेजेंस नहीं है। तो अगर जैसे मैं हूँ, मेरा ब्लड O पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मेरा इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर RH फैक्टर है। अगर किसी के अंदर RH फैक्टर नहीं होता तो उसका ब्लड नेगेटिव होता है, ठीक है। उस तरह की मदर को हम बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। RH असामान्यता मतलब कि यह उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब कोई RH नेगेटिव रक्त का प्रसार युक्त स्त्री में शिशु का रक्त RH पॉजिटिव होता है। शिशु का रक्त RH पॉजिटिव का निर्धारण किस प्रकार होता है, मैं बताती हूँ। ये RH इनकम्पैटिबिलिटी कब आती है, जब मदर तो RH नेगेटिव हो और उसके अंदर पलने वाला बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव हो। तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब उन दोनों का ब्लड जो है असामान्य है, एक दूसरे से मैच नहीं करता, ठीक है। उनका RH फैक्टर एक दूसरे से मैच नहीं करता, समझ आया। और RH फैक्टर वो होता है जो हमारे अंदर डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अगर हमारे अंदर RH फैक्टर नहीं है तो हमारा ब्लड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और अगर हमारे अंदर RH फैक्टर है तो हमारा ब्लड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ही मदर अगर RH नेगेटिव है और उसका बच्चा RH पॉजिटिव है तो इस चीज़ को हम बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोल देंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होती है कि जो माता है, देखो ये ध्यान से सुनो कि माता का ब्लड जो है वो नेगेटिव है तो माता हो गई माइनस माइनस। तो अगर नेगेटिव है तो, और अगर बच्चे जो पिता है वो पॉजिटिव है तो उसका ब्लड होगा प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरह का ब्लड होता है उनका जो नेगेटिव होते हैं और इस तरह का ब्लड होता है उनका जो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर तो इसमें चांसेस देख रहे हैं किस तरह निर्धारण होता है, तो या तो माता का नेगेटिव और पिता का पॉजिटिव मिलके उसको प्लस माइनस बना देगा, मतलब चांसेस है कि बच्चा पॉजिटिव पैदा होगा, या ये मिलके और ये मिलके उसको नेगेटिव और नेगेटिव बना देंगे तो दोनों में चांसेस है कि उसका बच्चा नेगेटिव पैदा होगा। या फिर से इसका नेगेटिव, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बच्चा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मतलब बच्चा उसका नेगेटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव पैदा होगा। तो 50% चांसेस होते हैं यहाँ पे। चांसेस है 1-2 बच्चे तो उसके पैदा हो रहे हैं पॉजिटिव, 1-2 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके नेगेटिव। तो 50% चांसेस होते हैं कि उसका बच्चा जो है पॉजिटिव पैदा होगा और 50% चांसेस होते हैं कि उसका बच्चा जो है नेगेटिव पैदा होगा, ठीक है। तो अगर माता पॉजिटिव है और बच्चा, माता नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो ये कंडीशन हो गई है RH इनकम्पैटिबिलिटी। समझ आया। RH नेगेटिव अप्रभावी होने के कारण शिशु में एक जीन RH पॉजिटिव आने पर रक्त समूह RH पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, अगर शिशु में RH पॉजिटिव आ जाता है तो उसका ब्लड जो है RH पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद है
सामान्यतः प्लेसेंटा मात्र रुधिर जो ब्लड होता है वो उसके बीच में कोई अवरोधक के रूप में कार्य करता है, बैरियर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चे के बीच में, फीटल ब्लड के बीच में और मैटरनल ब्लड के बीच में एक बैरियर का काम करता है, जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, परंतु प्रसव के समय गर्भावस्था के दौरान असामान्य रक्तस्राव मतलब